दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर लगभग आधा परसेंट के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन बहुत जल्द यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। इसके पीछे कुछ रीज़न है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। रिलायंस पावर ने अपने कर्ज को चुका दिया है और आने वाले समय के लिए कुछ नई प्लानिंग चल रही है। ये आप समझ ही सकते हो कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के पास जो कंपनियां तो एक एक करके सारी नीलाम हो चुके हैं। इस समय सिर्फ रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर बाकी है जो आने वाले समय कुछ कमाल कर सकती है। तो इसकी प्राइस काफ़ी नीचे है क्योंकि ऑलरेडी आईपीओ 500 में आया था 2008 के पहले। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो जेपी एसोसिएट ग्रुप की एक कंपनी है। जेपी एसोसिएट के ऊपर तो नीलामी की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जेपी पावर ने अपने कर्ज को काफ़ी कम कर लिया है। आने वाले समय ये कंपनी कमाल कर सकती है। इसकी खुद की 2 कोल माइंस भी है। सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी ने Q1 पॉजिटिव रखने की संभावना दिख रही है क्योंकि Q4 भी काफ़ी अच्छा था। ऐसे में क्या हमें जेपी पावर में निवेश करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर की बात कर ले तो आज स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 29.10 पर, क्लोजिंग थी कल की 28.99 के आसपास। इंट्राडे में 29.25 का हाई भी बना, लेकिन ऊपर के लेवल से यहाँ पे कुछ दबाव देखने को मिला और इस वजह से इसने 28.74 का लो बनाया और इस समय 28.84 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 0.52% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब रिलायंस पावर की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने Q1 की तैयारी कर ली है और इसके लिए ट्रेडिंग विंडो 1 तारीख से क्लोज हो चुकी है। तो अब सेबी के रूल्स के तरफ इनसाइडर ट्रेडिंग क्लोज हो जाती है क्योंकि कंपनी के जो भी बोर्ड्स के मेंबर है या फिर एम्प्लॉयज़ है उन सबको रिजल्ट के बारे में जानकारी होती है और ऐसे में वो उसका गैर फायदा न उठा ले, इसीलिए सेबी के रूल्स के तहत उनके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है। और ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। उसके 48 घंटे के बाद नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होगी। तो अभी फिलहाल ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है और रिजल्ट बेहतर आने की इस बार उम्मीद पूरी दिख रही है। इसकी परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो पिछले 10 सालों में जिसने भी निवेश किया होगा उसको 73% का इसमें लॉस हो रहा है, यानी 10 साल का निवेश इस समय लॉस दे रहा है। लेकिन पिछले 5 सालों में यानी कोविड काल के बाद जिसने निवेश किया है उसको बहुत बड़ा मल्टीबैग रिटर्न मिला है। करीब 586% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक ने। यहाँ पे अगर हम बात करें 2 साल की तो 153% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल की बात करें तो 105% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, यानी पिछले 1 साल में इन्वेस्टमेंट डबल हुआ है लोगों का। 6 मंथ की बात करें यहाँ पे 20% की तेज़ी बनी है। पिछले 1 महीने में यहाँ पे 17% की तेज़ी बनी है। लेकिन 1 वीक की बात करें यहाँ पे 2.9% की गिरावट हुई है। और अगर हम बात करें 1 डे की तो यहाँ पे लगभग आधा % की गिरावट है, यानी पिछले 1 सप्ताह से स्टॉक दबाव में जरूर है। और ये आप देख ही सकते हो स्टॉक बहुत ज़बरदस्त दौड़ा भी था और अब ये थोड़ा सा इस समय देखें तो स्टॉक कंसोलिडेटेड हो रहा है और बहुत जल्द यहाँ पे एक बड़ी तेज़ी बन सकती है क्योंकि कंपनी ने अपने कर्ज को चुका दिया, कंपनी कर्ज मुक्त हुई है। अब यहाँ पे इसका आप देखें इसके SWOT एनालिसिस करके देखें, यानी इसकी स्ट्रेंथ वीकनेस को देखें तो 10 यहाँ पे स्ट्रेंथ है, वीकनेस यहाँ पे 7 है। तो पहली स्ट्रेंथ अगर आप देखें इसकी तो म्यूचुअल फंड इंक्रीज शेयर होल्डिंग इन पास्ट मंथ। इसके अलावा देखें शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म में इसकी प्राइस मूवमेंट काफ़ी अच्छी रही है। इसके अलावा कंसिस्टेंट हाईएस्ट रिटर्न स्टॉक ओवर 5 ईयर, निफ्टी 500 में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। इसके अलावा ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर बेसिस पे। इसके अलावा कंपनी एबल टू जनरेट नेट कैश, इंप्रूविंग नेट कैश फ्लो फॉर लास्ट 2 ईयर्स। तो ये इसके सब स्ट्रेंथ है। इसके अलावा कंपनी विद 0 प्रमोटर प्लेज, कोई भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है। FI और FI ने इसमें निवेश को अपना बढ़ाया, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा निवेश बढ़ा रही लगातार। म्यूचुअल फंड इंक्रीज देयर शेयर होल्डिंग, यानी म्यूचुअल फंड का निवेश भी काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है और पिछले 2 महीनों से देखें तो म्यूचुअल फंड का यहाँ पे निवेश काफ़ी अच्छा बढ़ा है। तो ये इसके सब स्ट्रेंथ है। अब वीकनेस की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे देखो कि रेड फ्लैग है, हाईएस्ट इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग, ये इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है, इसकी वीकनेस है। इसके अलावा निगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ, प्रोमोटर डिक्रीजिंग शेयर होल्डिंग क्वार्टर बेसिस। तीसरा है लो ड्यूरेबिलिटी कंपनीज। इसके अलावा जो अगर चौथा इसकी वीकनेस देखें तो इनसफिशेंट यूज ऑफ कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, ROC डिक्लाइन इन द लास्ट 2 ईयर। ये कुछ वीकनेस है, लेकिन आप ये समझ ही सकते हो कि इस समय पावर सेक्टर के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाई हुई है। सरकार ने
जो इस समय इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है उसको पूरा करने के लिए अपनी तरफ से बहुत सारे फैसले किए। आप ये देख ही सकते हो कि जो इंपोर्ट कोल करने की जो यहाँ पे डेट थी वो जून तक थी, लेकिन उसको बढ़ा दिया गया है क्योंकि लगातार इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अभी भी बढ़ रहा है। ऐसे में आने वाले समय जो Q1 होगा वो काफ़ी बेहतर हो सकता है। ऊपर से यहाँ पे देखें तो कंपनी जो रिलायंस पावर ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट भी कर रही है और सरकार ने 1 गीगावाट के टेंडर जारी करने का ऐलान किया ऑफशोर विंड के, जिसमें 500 मेगावाट होगा तमिलनाडु में और 500 मेगावाट होगा गुजरात के अंदर। तो ये कंपनी विंड प्रोजेक्ट भी कर रही है, तो उसके लिए बेनिफिट है। आने वाले समय एक अच्छी उम्मीद के साथ इसकी प्राइस बढ़ने की संभावना बन रही है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि रिलायंस पावर में निवेश किया जाए। कंपनी डेट फ्री हो चुकी है तो आने वाले समय इसकी प्राइस 3 डिजिट में जा सकती है। अब चलते हैं जेपी पावर की तरफ। तो 20.29 पर शुरुआत हुई थी स्टॉक की, पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग के कल की 19.88 के आसपास थी। इंट्राडे में 20.29 का हाई भी बना और जो लो है वो 19.43 का है। तो कुल मिला के देख दो कि ऊपर के लेवल से स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया है। इस समय 19.83 के आसपास ट्रेड कर रहा है 0.25% की गिरावट के साथ, या यूँ कह सकते हैं फ्लैट ट्रेड कर रहा है। अब पिछले 10 सालों में जिसने भी जेपी पावर में निवेश किया उसको 16.3% का भारी लॉस हो रहा है, यानी जिसका भी निवेश लंबा है उसको नुकसान ही हो रहा है। लेकिन पिछले 5 सालों में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको बहुत बड़ा मल्टीबैग रिटर्न मिल रहा है 891% का, क्योंकि स्टॉक 50 पैसे के आसपास था कोविड काल में। पिछले 2 साल की बात कर ले तो यहाँ पे 209% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल में 222% की तेज़ी बनी है, यानी पिछले 1 साल में स्टॉक ने कमाल कर दिया है। जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको 3 गुना किया है। 6 महीनों में देखें तो यहाँ पे 34% की तेज़ी बनी है और पिछले 1 महीने में देखें तो 3% की तेज़ी बनी है। लेकिन 1 वीक के हिसाब से 1.5% की गिरावट है और 1 डे के हिसाब से 0.3% की गिरावट है। ओवरऑल देखें तो पिछले 1 सप्ताह से ये जितने भी स्टॉक है, पेनी स्टॉक या फिर जो स्मॉल कैप है, उनमें कोई खास तेज़ी नहीं बनी है, लेकिन आने वाले समय एक ज़बरदस्त तेज़ी की संभावना बन रही है। अब यहाँ पे जेपी पावर ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने Q1 की तैयारी कर लिया और इसके लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर रहे हैं। 1 जुलाई से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है और अब ये ट्रेडिंग विंडो इनसाइड ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल बंद रहेगी, क्योंकि रिजल्ट की जो संभावना है वो कंपनी के मैनेजमेंट को पता है। ऐसे में चाहे कंपनी के बोर्ड के मेंबर्स हो या फिर प्रमोटर ग्रुप से हो या कंपनी के एम्प्लॉयज हो, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। ये ट्रेडिंग विंडो रिजल्ट आने के बाद 40 आवर्स के बाद में ही नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी, तब तक के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। यानी आप देख सकते हो आने वाले कुछ समय के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग बंद रहेगी और कोई भी प्रमोटर ग्रुप से यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा, लेकिन रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। अगर पिछला रिजल्ट देखें तो Q4 बहुत ही अच्छा था। रिवेन्यू 1.51 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 9.78% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 588.79 करोड़ के आसपास थी, जहाँ पे 1438% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला। डायलूटेड EPS 0.69 था, जहाँ पे 1085% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार बढ़त देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 38.87% रहा, जहाँ पे 1318% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला। ओवरऑल देख सकते हो कि बहुत ही शानदार रिजल्ट था Q4 का और इस बार उम्मीद है कि Q1 उससे भी बेहतर होगा। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पर में तो प्रमोटर की होल्डिंग 24% के आसपास जो अनचेंज है। यहाँ पे गिरवी शेयर भी काफ़ी ज़्यादा है, 79.20% के शेयर गिरवी है, ये इसके लिए एक माइनस पॉइंट जरूर है। FI की बात करूँ उन्होंने जम के खरीदारी की है। सितंबर में 4.65% होल्डिंग थी जो दिसंबर बढ़ा के 5.14% कर ली और मार्च में 6.06% की, यानी FI हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। DI की बात करूँ उनकी होल्डिंग 1.44% थी सितंबर में, जो दिसंबर बढ़ के 1.48% हो गई और मार्च आते ये 1.54% हो गई। तो DI भी लगातार हर क्वार्टर में इसमें होल्डिंग बढ़ा रहे। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.06% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर बढ़ के 0.08% हुई, मार्च आते 0.10% होगी। यानी म्यूचुअल फंड भी हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग बढ़ा रही है और ये इसके लिए बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है कि यहाँ पे FI, DI और म्यूचुअल फंड सभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। निवेश किसी का कम होता है जनरल पब्लिक का 69.91% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो घट के दिसंबर में 69.38% आ गई और मार्च आती है 68.40% हो गई। तो बिल्कुल दाव लगाना चाहिए, ये काफ़ी अच्छा मौका है, आपको बिल्कुल इन दोनों स्टॉक में दाव लगाना चाहिए। आने वाले समय मल्टीबैग रिटर्न देने की ताकत रखते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।